हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 सितंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि तस्मानिया को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था नाथुला पास को लेकर के। तो नाथुला को अगर हम मैप में व्यू करें, नाथुला एक माउंटेन पास है और यहाँ पर हिमालय वाले रीजन में लोकेटेड है। ये हमारे इंडिया के सिक्किम को कनेक्ट करता है चुम्बी वैली से। अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया और चाइना के बीच में 3 ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर के रूप में कुछ पॉइंट्स हैं। उनमें से एक है नाथुला पास। अदर 2 की अगर हम बात करें तो एक है सिक्किम स्टेट यहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्टेट में जिसका नाम है सिपकिला, और एक है यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट में जो यहाँ पर ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है, जिसको बोला जाता है लिपू लेक, जो यहाँ पर नेपाल, इंडिया और चाइना के बीच में लोकेटेड है। ये जो नाथुला पास है इसको 2006 में ओपन कर दिया गया था ताकि चाइना और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है उसको दोबारा से बूस्ट किया जा सके, और हिंदू और कुछ बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट हैं उनको लेकर के जो डिस्टेंस है उसको भी कम किया जा सके। इसके अलावा हमारे इंडिया और चाइना की जो आर्मी है उनके कुछ मीटिंग पॉइंट्स है बॉर्डर एरिया में, और ये 5 मीटिंग पॉइंट्स हैं जिनमें से एक जो है वो नाथुला पास भी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए नाथुला पास को लेकर के, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ग्राउंड वाटर लेवल के बारे में पता लगाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है जलदूत ये लॉन्च किया है, और ये जलदूत जो है इसको रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा एक तरीके से जॉइंटली इसको डेवलप किया गया है, और जॉइंटली ही इसको जो है वो रेगुलर बेसिस पर इसको रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी, मॉनिटर करने की कोशिश की जाएगी, ताकि हमारी कंट्री में, कंप्लीट कंट्री में जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको व्यू किया जा सके, और जहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है वहाँ पर स्पेसिफिक फोकस किया जा सके। तो यहाँ पर पहले कुछ एक सर्वे हुआ, और सर्वे में ये देखने को मिला कि हमारे इंडिया में जो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर कुछ स्टेट्स जहां पर ग्राउंड वाटर लेवल में इंक्रीज देखने को मिला है उनके नेम है, और कुछ स्टेट्स जहां पर ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज हुआ है उनका लेवल भी यहाँ पर, उनके नेम भी यहाँ पर शो कर रखे हैं। तो सर्दर्न इंडिया में अगर हम देखें तो तमिलनाडु, कर्नाटका और तेलंगाना, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पर नर्दर्न पार्ट में हम देखें तो नर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में तो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है। आप सभी को पता है कि पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइस कल्टीवेशन जो है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है, और उसमें इरिगेशन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब इरिगेशन प्रोसीजर सब ज़्यादा यूज़ होता है तो उसकी वजह से वाटर का सबसे ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है। इसकी वजह से ही वहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। तो हम फोकस क्या कर सकते हैं, हम फोकस कर सकते हैं कि कुछ अल्टरनेट इस तरीके की क्रॉप हम उगाएं जिसमें वाटर का कम से कम यूज हो सके और इस तरीके की जो इशू हैं वो देखने को ना मिले। देखो हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर अगर हम देखें तो अर्थ को एक तरीके से ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि हमारी अर्थ का 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर है, लेकिन उसमें अगर हम बात करें तो ड्रिंक के लिए या फिर आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ के लिए जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि मैक्सिमम जो वाटर है वो वहाँ पर सॉल्टी वाटर है, वो सीज एंड ओशन में अवेलेबल है और जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। तो यही
बेसिक रीजन है कि अर्थ पर इतना वाटर अवेलेबल होने के बाद में भी हमारे जो कंज्यूम के बेसिस पर अगर हम देखें तो बहुत कम ही वाटर लेवल जो है वो अवेलेबल है। तो फोकस किया जाना चाहिए कि ग्राउंड वाटर लेवल को दोबारा से रिचार्ज करने के लिए इस तरीके की जो भी टेक्नोलॉजी है उनके ऊपर हम फोकस करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा सके, ताकि जो भी हमारे डेली यूज़ में जो वर्क होते हैं उनमें हम उसका यूज भी कर सकें और ग्राउंड वाटर को एक दोबारा से रिचार्ज करने के लिए भी वो एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन सारी टेक्निक्स के ऊपर हमें फोकस करना होगा ताकि जो इशू हैं उनको सोल्व किया जा सके। अब ये जो ऐप है वो इस तरीके से काम करेगा कि साल में 2 बार जो है इस ऐप के थ्रू स्पेसिफिक वो एरिया जहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ में, तो इस एरिया में जो भी ओपन विलेज है वहाँ पर साल में 2 बार, एक बार तो 1 मई से 31 मई के बीच में मतलब प्री मानसून से पहले, और दूसरी बार जो है वो अक्टूबर में, वहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल को चेकिंग किया जाएगा कि इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो रेन जो है वो कितनी इंटेंसिटी के साथ में किस एरिया में हो पा रही है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हमें पता चल पाएंगे, उसके बेसिस पर फिर जो भी न्यू सजेशन है उन सभी को इंक्लूड किया जाना चाहिए और उसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनवाई करेगी 9 नवंबर को। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो 2018 से ही अगर हम बात करें तो एलजी और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके बीच में इशू देखने को मिला था। फिर उसके बाद में 2018 में जो है वो एक जजमेंट आया और उस जजमेंट में एक बात बोली गई 4 साल पहले कि देखो जो एलजी है, एलजी ऑफ दिल्ली वाज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द पॉपुलर इलेक्टेड अप गवर्नमेंट एंड बोथ हैड टू वर्क हार्मोनियसली विद ईच अदर। मतलब जो है वहाँ के जो एलजी हैं दिल्ली के, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की एड एंड एडवाइस के ऊपर काम करेंगे और दोनों ही जो है एलजी और इलेक्टेड गवर्नमेंट वो एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बिठा करके काम करें ताकि ग्रो अप के लिए, डेवलपमेंट के लिए दोनों ही मिलकर के अपना काम कर सकें। लेकिन उस टाइम जो ये डिसीजन आया था उसमें सर्विसेज को लेकर के कोई भी स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया था। तो अभी प्रेजेंट टाइम में सर्विसेज को लेकर के कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको किस तरीके से यहाँ पर अपॉइंट करना है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवीन देखने को मिलता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पहले भी स्टेटमेंट ये दिया है कि दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल है और नेशनल कैपिटल को आप एक ऐसी गवर्नमेंट के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं जिनके कुछ राइट्स जो हैं उनको दिए हुए ही नहीं हैं। आप सभी को पता है कि दिल्ली में अगर हम बात करें तो 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट वर्क नहीं करती है। तो उन 3 पॉइंट्स को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जिसके ऊपर, जिन पॉइंट्स के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट के पास में पावर नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसी को लेकर के कि सर्विसेज जो है ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से अपॉइंट की जाए, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन हो कि जो दिल्ली यूटी जो है वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर काम करे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर देखिए हमारे इंडिया में 130 PFI जो एक्टिविस्ट हैं उनको डिटेन किया गया है, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 2007 में ये जो PFI है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसमें एक तरीके से अगर हम डायरेक्टली देखें तो इन्होंने बोला कि देखो हम लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क करेंगे, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है इस ग्रुप के द्वारा और इसी के बेसिस पर अभी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ED दोनों ही अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर कुछ क्लिक किया और जिसके बेसिस पर कुछ लोगों को यहाँ पर डिटेन किया गया है ताकि इस तरीके की जो आइडियोलॉजी है वो टाइम के साथ में प्रमोट ना हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो 2020 के लिए दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो है वो हमारी वेटरन एक्टर आशा पारेख को मिला है और ये जो अवार्ड है वो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाएगा। ओके, जो अवार्ड है वो 68 नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी पर जो 30 सितंबर को होने वाली है उसमें प्रेजेंट किया जाएगा, ऐसा हमारी मिनिस्ट्री ने बोला है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दादा फाल्के अवार्ड जो है वो क्यों दिया जाता है और ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि किसके बेसिस पर, कौन से ऐसे कंट्रीब्यूशन होने चाहिए जिसके बेसिस पर ये अवार्ड दिया जाता है।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है महाराष्ट्र स्टेट को लेकर के, और इस न्यूज़ के बेसिस पर हम एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो महाराष्ट्र में क्या हुआ कि वहाँ पर जो है वो शिवसेना को एक तरीके से मैक्सिमम सीट मिलती हैं, फिर वो अदर पार्टी के साथ में मिलकर के वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन उन्हीं की पार्टी का एक मेंबर जो है एकनाथ शिंदे और इसके अलावा कुछ अदर मेंबर जो हैं वो पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में मर्ज हो जाते हैं, और वो ये क्लेम करते हैं कि रियल शिवसेना जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो बोलते हैं कि रियल शिवसेना हमारे पास है। तो इसी को लेकर के डिस्कशन चल रहा है, और अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में बोला कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको हम अलाउ करते हैं, और इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करे कि रियल शिवसेना जो है वो जो दोनों ही गुट जो हैं, दोनों ही फैक्शन जो अपना क्लेम कर रहे हैं वो किसके साथ में जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को अलाउ कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो जो ठाकरे जो ग्रुप है, ठाकरे जो फैक्शन है, उन्होंने एक पिटीशन डाली थी और उन्होंने ये बोला था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन सिंबल ऑर्डर ऑफ 1968 इसके बेसिस पर इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करे। हालांकि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस पिटीशन को नलीफाई कर दिया है, और उन्होंने बस इतना बोला है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके ऊपर अपना रिजल्ट देगा। ओके, देखो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर कुछ लोग जो है वो छोड़ करके कहाँ चले गए थे, बीजेपी पार्टी में। तो हमारा जो एंटी डिफेक्शन लॉ है जिसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल के रूप में इंसर्ट किया गया था, तो उसमें अगर हम बात करें तो इस एंटी डिफेक्शन लॉ में ओरिजिनल जो लॉ था उसमें एक बात बोली गई थी कि अगर किसी पार्टी के 1/3 मेंबर जो हैं वो किसी दूसरी पार्टी में जाकर के मर्ज हो जाते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन उसके बाद में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये जो क्राइटेरिया है उसको इंक्रीज कर दिया गया और बोला गया कि किसी भी पार्टी के 2/3 मेंबर जो हैं अगर वो पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में मर्ज होते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब अगर एक ग्रुप में लोग जाते हैं तो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो जो हमारे इंडिविजुअल एमपी और एमएलए हैं वो अगर एक पार्टी के लिए दूसरी पार्टी को छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है। ओके, तो ये हमने कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस किए हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें जिस तरीके से स्टेट्स में जो गवर्नमेंट है और उनमें फिर बाइफर्केशन होकर के वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उसकी वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो रेगुलर न्यूज़ में बना हुआ है। तो इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट जो हैं वो आपको रेगुलर ध्यान में होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें एंटी डिफेक्शन लॉ में जो इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं, इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो अगर मतलब किसी पार्टी के सिंबल से वो जीत करके आए और फिर वो पार्टी जो है उनको कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन मानने के लिए बॉडी है वो उसको क्लेम नहीं करते हैं, उसको मान नहीं रहे हैं, या फिर इंडिविजुअली बेसिस पर जीतने के बाद में उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है। दूसरा अगर हम बात करें नॉमिनेटेड पर्सन की, तो नॉमिनेटेड पर्सन अगर जो है वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन अगर वो पर्सन 6 मंथ्स के बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है। दूसरा बात करें इंडिपेंडेंट पर्सन की, तो इंडिपेंडेंट पर्सन जो है बहुत बार हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस मेंबर एमपी और एमएलए के रूप में आए और वो फिर किसी भी पार्टी को अपना सपोर्ट देते हैं। तो सपोर्ट दिया जा सकता है गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन वो उस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सन है अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंट, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स में क्या क्या डिफरेंस है और उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ किस तरीके से एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और ये कल हमने डिस्कस किया
कि हमारे इंडिया में कुछ यूट्यूब चैनल जो हैं उनको बैन किया गया है और उनके ऊपर जो हमारा आईटी एक्ट है उसके सेक्शन 69A के बेसिस पर ये रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए गए हैं और इसके बेसिस पर ये बोला गया है कि जो हेट कंटेंट है उसको स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही थी, जिससे हमारी कंट्री की जो डाइवर्सिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता। ओके, तो इसी को काउंटर करने के लिए काम किया गया। इस आर्टिकल में सिर्फ इतना बोला गया है कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ में लोगों के जो राइट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को जो मेंबरशिप दी जाने वाली है, जिसके लिए इंडिया बार बार क्लेम कर रहा है। G4 जो ग्रुप है वो भी बार बार क्लेम कर रहे हैं कि हम सभी को क्या दिया जाए, हम सभी को दिया जाए परमानेंट मेंबरशिप। G4 में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो G4 में ब्राज़ील आता है, जर्मनी आता है, जापान आता है और इंडिया आता है। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हुई उसमें स्पेसिफिक इंडिया ने इसके ऊपर फोकस किया कि प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपग्रेडेशन होना चाहिए और जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनको और उनके अलावा और कंट्रीज़ को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और जो कंट्रीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं के कंपेरेबल में अदर कंट्रीज़ भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी एक तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। यहाँ पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो उनका बिल्कुल भी यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इसके ऊपर इस आर्टिकल में फोकस किया गया है। इस आर्टिकल में बोला गया है कि पहले भी हमारी जो कंट्री है 5 कंट्रीज़ ने मिलकर के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश की थी, लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स हैं उन्होंने इसको लेकर के मना कर दिया था। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया को रेगुलर अपना फोकस रखना चाहिए ताकि परमानेंट मेंबरशिप मिल सके और प्रेजेंट टाइम के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने में इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया जो है वो बायस्ड नेचर फॉलो ना करके अपना इंडिपेंडेंट नेचर फॉलो करता है और वो एज ए मीडिएशन रोल के बेसिस पर अगर हम देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में ये बोला गया है कि देखो अपग्रेडेशन हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वीटो पावर ना दी जाए जो नई कंट्रीज़ हैं उनको लेकर के। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि एक बार परमानेंट मेंबरशिप जो है वो अगर इंडिया को मिलती है तो इंडिया बहुत सारे अपने पॉइंट्स को जो है वो यहाँ पर रख सकता है और क्लियरली उनके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडिया और नेपाल के बीच को लेकर के। तो देखो इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत सारी रिवर जो हैं वो फ्लो करती हैं। तो इस आर्टिकल में बताया गया है सेती रिवर के बारे में कि इंडिया और नेपाल जो है वो सेती रिवर को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ये जो सेती रिवर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इससे पहले सबसे पहले यहाँ पर जो है इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए 1980s के टाइम में 750 मेगावाट जो है वो वेस्ट सेती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से सोचा गया था। इस तरीके का विचार रखा गया था कि इस स्कीम से जो है वो हम इतना मेगावाट जो है वो जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रांस जो है उन्होंने इसके लिए उसको लाइसेंस दिया गया कि वो इसको डेवलप करेंगे, लेकिन 1987 तक यहाँ पर कोई डैम भी नहीं बन सका इस एग्रीमेंट के थ्रू। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने अपना इंटरेस्ट यहाँ पर शो किया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो चाइना ने यहाँ पर अपना फोकस किया, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक एनवायरनमेंट कंसर्न इन सभी की वजह से यहाँ पर जो भी प्रोग्रेस है वो इफेक्ट देखने को मिली। और उसके बाद में जो चाइना है उन्होंने इसके ऊपर फोकस करने की कोशिश की, लेकिन चाइना जो है वो भी इसके ऊपर ढंग से काम नहीं कर पाया और अब इंडिया जो है वो इसके ऊपर काम करेगा। तो देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर ये जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया और नेपाल की जो रिलेशन है उनमें काफ़ी लंबे टाइम से बहुत सारे इशू भी देखने को मिल रहे थे। इसका बेसिक रीज़न ये है कि नेपाल पर चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट फिर से हमारे कंट्री के बीच में एस्टेब्लिश हो रहे हैं, मतलब इंडिया और नेपाल की जो रिलेशन है वो बेहतरीन स्टेज में दोबारा से रिवाइवल स्टेज में जा रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा। इससे ना सिर्फ नेपाल के जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे, बल्कि हमारे इंडिया के जो टारगेट्स हैं वो भी कंप्लीट हो पाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि रिसोर्सेज को अगर हम इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं या दो कंट्रीज एक दूसरे से रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं तो जो हमारे रीजनल एरिया में जो इशू है वो भी कम देखने को मिलेंगे। जो हमारे बॉर्डर एरियाज जो हैं
उनके ऊपर भी ज़्यादा हम फोकस कर सकते हैं, और हमारे जो पर्सनल जो रिलेशन है कंट्रीज़ के आपस में, उनके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर, और इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो हमारी इंजीनियरिंग की जो एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छे लेवल की नहीं हो पाती है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो आईआईटी की प्रिपरेशन इसलिए करते हैं कि वहाँ पर प्लेसमेंट जो है वो करोड़ों में होता है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर हम रेगुलर बेसिस पर हर साल जो है वो बहुत हज़ारों की संख्या में आईआईटीएन पास आउट होते हैं, लेकिन उन आईआईटीएन्स में से कुछ एक संख्या जो है 100 भी ढंग से नहीं होगी, उनको ही करोड़ों का पैकेज मिलता है। अदर जो मेंबर हैं आईआईटी के, उनके लिए सेम वही प्रोसीजर गवर्नमेंट जॉब या अदर जो एरियाज़ है वहाँ पर वो अपना रेगुलर करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पर टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग एजुकेशन में एंट्रेंस दिलवाना कि वहाँ पर बहुत मनी है, ये गलत रहेगा। इससे ना सिर्फ जो है वो हमारे जो भी रिसोर्सेज जो हैं वो एक सही जगह इन्वेस्ट होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाएंगे। दूसरा, अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया के जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो चाहते हैं कि इसरो में जा कर के हम काम करें या फिर और भी अच्छे अच्छे जगह पर हम काम करें, लेकिन उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी वो ढंग से नहीं मिल पाती है। तो सिर्फ मनी के ऊपर फोकस करते हुए इस काम को ना किया जाए, फोकस करने की कोशिश की जाए जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं उन सभी को जानने की। इसके अलावा अदर पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर अगर हम देखें तो नासा का स्पेस क्राफ्ट था। ओके, नासा का जो डार्ट मिशन है, नासा डार्ट स्पेस क्राफ्ट जो है वो एक स्पेस में एक रॉक जिसको नाम है डिमोर्फस विच ऑर्बिट अराउंड डिडीमोस द प्राइमरी एस्टेरॉइड। ओके, प्राइमरी जो एस्टेरॉइड है उसके आसपास जो है ये एक तरीके से अपनी जो भी स्पीड है या जो भी अपना प्रोसीजर है उसको रेगुलर करता है। तो यहाँ पर जो है नासा का जो डार्ट मिशन है, और यहाँ पर डार्ट क्या है, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। ओके, मतलब जो मेन जो एस्टेरॉइड है उसका एक तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि वो हमारी कंट्री की तरफ, या सॉरी कंट्री नहीं, हमारे अर्थ की तरफ आ सकता है। तो उन एस्टेरॉइड का जो भी स्पीड है, जो भी उनका प्लेस है, जो भी उनका पाथ है, उसको रीडायरेक्ट करने की कोशिश इस टेस्ट के थ्रू की जा रही है, ताकि हमारी जो अर्थ है वो इससे इफेक्ट देखने को ना मिल सके। तो यहाँ पर डार्ट मिशन के साथ में कोलिजन देखने को मिला, जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो यहाँ देख डिडीमोर्फस जो है जिसके साथ में कोलिजन देखने को मिला, तो उसका जो ट्रेजेक्टरी पाथ जो है, जो पहले ओरिजिनल ऑर्बिट ये है वाइट कलर में, और ऑरेंज कलर में जो है वो दोबारा इम्पैक्ट के बाद में, कोलिजन के बाद में जो इनका ओरिजिन है या फिर जो इनका ऑर्बिट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इस तरीके के एस्टेरॉइड क्या इंडिया में पहले भी आए हैं, वर्ल्ड में पहले भी देखने को मिले हैं। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो, ये जो इशू हुआ या ये जो कोलिजन हुआ, इसकी वजह से जो एस्टेरॉइड है उसकी जो स्पीड है और उसका जो ऑर्बिट है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला है, और इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो क्या इस तरीके का इशू जो है वो पहले भी देखने को मिला है, तो बिल्कुल देखने को मिला है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे जो अर्थ है उसमें अगर हम बात करें तो टाइम से पहले भी, मतलब पहले भी इस तरीके का जो इशू है वो देखने को मिल चुका है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिले थे। और ये बोला गया था कि जो डायनासोर्स हैं उनको उनका जो एक्सटिंक्शन देखने को मिला अर्थ पर, उसमें भी एक पॉइंट जो है ये माना जाता है कि एस्टेरॉइड जो है वो आप करके अर्थ पर टकराया था, जिसकी वजह से ये सारे इशू क्रिएट हुए थे। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारे इसी तरीके के एस्टेरॉइड जो है वो हमारे यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 26,000 के लगभग एस्टेरॉइड जो हैं वो इस तरीके से हमारे यूनिवर्स में घूम रहे हैं, हमारे अर्थ के आसपास वाले एरिया में घूम रहे हैं, जो कभी भी अर्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। हालांकि स्मॉल साइज में जो एस्टेरॉइड आता है वो अगर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो वो जल जाता है, बर्न्ट हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन देखने को मिलता है हमारे एटमॉस्फेयर के साथ में उसका, तो वो जल जाता है। लेकिन क्या होता है कि अगर बड़े साइज में है
और उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, तो फिर इसका जो इफेक्ट है वो अर्थ के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बेहतरीन ये है कि ये जो भी एस्टेरॉइड्स हैं इनके ऊपर फोकस किया जाए, इनकी जो भी स्पीड है उनको डाइवर्जेंट किया जाए, ताकि अर्थ जो है वो इसके ऊपर इनका इफेक्ट देखने को ना मिले। ओके, तो देखो जब हमारा यूनिवर्स बन रहा था, और उसमें भी अगर हम बात करें तो हमारा सोलर सिस्टम जब बन रहा था, तो हमने देखा है क्लास 6 की ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जाकर के आप देख सकते हो कि ये जो हमारे सोलर सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं वो बने हुए हैं हार्ड रॉक से, और कुछ बने हुए हैं गैसेस से। ओके, तो हार्ड रॉक जो जब ये बन रहे थे तो इन्हीं के कुछ पार्ट जो हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में एज ए एस्टेरॉइड जो हैं वो फ्लो करते हैं। तो वो ही जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो टाइम के साथ में क्रिएट करते रहते हैं जब उनके पाथ में कुछ डाइवर्जन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ देखिए। तो देखो इस आर्टिकल में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फर्स्ट टाइम एक तरीके से ऑनलाइन अपनी स्ट्रीमिंग की है, और जो भी हमारे इम्पोर्टेंट केसेस की यहाँ पर सुनवाई हो रही थी उनको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करने की कोशिश की गई है, और लोगों ने इसमें अपना इंटरेस्ट भी शो किया है। लगभग 8 लाख लोग जो है वो उसको लाइव व्यू कर रहे थे जब यहाँ पर डिस्कशन चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कल भी हमने डिस्कस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के ऊपर फोकस करते हुए जुडिशरी अपना काम करना चाह रही है। EWS रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन जो दिया गया था इकोनॉमी कंडीशन के बेसिस पर, ओके, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो इसको लेकर के पिटीशन डाली गई कि सुप्रीम को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC में जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो है, मतलब पुअरेस्ट ऑफ पुअर जो लोग हैं उनको भी ये 10% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ओके, तो इसको लेकर के गवर्नमेंट ने अपनी बात बोली है कि देखो ये जो रिजर्वेशन है वो उस तरीके के रिजर्वेशन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस रिजर्वेशन में जो कंपैरिजन है वो इस तरीके से होना चाहिए, और इसमें जो भी रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनका ये मानना है कि एक तरीके से हमारी जनरल कैटेगरी के वो लोग जिनको पूरे कंडीशन के बेसिस पर जिनको जो बेनिफिट है मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है, उसी की बेसिस पर उनको ये रिजर्वेशन देने की कोशिश की गई है। तो ये रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है, इसको सेम तरीके से रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जापान की विजिट पर, शिंजो आबे वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर शिंजो आबे का जो ड्रीम था, क्योंकि जो क्वेड ग्रुप जो है उसका फॉर्मेशन और उसका एक बेसिक आइडियोलॉजी जो है वो शिंजो आबे ने ही एस्टेब्लिश की थी, तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर उन्होंने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि उनका विजन था कि इंडो पैसिफिक वाला रीजन जो है वो फ्री एंड फेयर एंड ओपन हो सके, और उसके ऊपर ही हमें दोबारा से मिलकर के काम करना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर। तो यहाँ पर देखो कुछ डाटा आए हैं, एक सर्वे बोला गया है, और एक सर्वे में बताया गया है कि अगर हम कुछ व्यू करें तो हमारे इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। ओके, और यहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर जो कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन देखने को मिला था उसमें भी दोबारा से अपग्रेड देखने को मिल रहा है। 2021 के जो डाटा है उसमें बताया गया है कि फॉरेन टूरिस्ट जो हैं वो दोबारा से उनकी जो संख्या है वो इंक्रीज हुई है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।